Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra and today we will talk about recombinant DNA technology. तो recombinant DNA technology एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट एक ऑर्गेनिज्म से यूजफुल जीन्स लेके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डाल देते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली वो डीएनए होता है जो कि मतलब कंबाइन या जॉइंट हुआ होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिंपली मतलब ये है कि डीएनए डेट इज़ मेड बाय जॉइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, हम टू डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लेते हैं। लेट सपोज एक जो है हमारा अपना जो पसंद का जो है इंटरेस्ट का डीएनए है एंड दूसरा जो है हमारा वो वाला डीएनए है जो कि हम जिसमें उसको कैरी करते हैं। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो है हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो आरडीटी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो मेडिसिन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि साइंटिस्ट इससे जो है यूजफुल प्रोटीन्स बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं इससे। इसी तरह से जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लें वेल नोन एंड इंसुलिन की इंसुलिन प्रोडक्शन, जो कमर्शियल इंसुलिन प्रोड्यूस हो। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं एंड वैक्सीन वगैरह हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही की वजह से बनते हैं। तो ये सब जो है ना ये हमारे पास बैक्टीरिया ही से प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे कि इंसुलिन है ना, तो इंसुलिन के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो बार बार जो है किसी एनिमल जो है किसी हेल्दी पर्सन से इंसुलिन लें देन उसको जो है वो जो है जिस पर्सन को ज़रूरत है उसको दें। हम जो है इंसुलिन ले लेते हैं, उसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं। बैक्टीरिया क्योंकि सिंपलेस्ट है, वो बहुत ईजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो इस तरह से जो है हमें बहुत सी इंसुलिन कमर्शियली मिल जाती है बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है हम जो हेल्दी पर्सन है उसके जो है उस इंसुलिन जीन लेते हैं एंड उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं बैक्टीरिया में। तो हम दो डिफरेंट डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं। सेकेंड इसका यूज़ है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो है ना हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रॉप्स को जो है पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी पेस्ट जो कि उस क्रॉप पर अटैक करता है तो इस वजह से देन वो उस क्रॉप पर अटैक नहीं करेगा और उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सी क्रॉप की प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप। ठीक है, अब ड्राउट जो है ना जो कि खुश्क साली होती है उससे जो है पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो है डैमेज हो जाती हैं। बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली समर सीजन में। तो जो ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से बनाते हैं। उस किस्म की डीएनए का जो है वो हम उसमें मिक्सिंग करते हैं जो कि ड्राउट या फिर गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट रिसर्च पर्पस के लिए भी जो है आरडीटी को यूज़ करते हैं ताकि जब वो किसी स्पेसिफिक जीन को स्टडी करना चाहते हैं तो उस जीन की स्टडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जीन की स्टडी के लिए। इसके अलावा जो है म्यूटेशंस वगैरह को देखने के लिए, जेनेटिक डिजीज़ के लिए भी साइंटिस्ट जो है वाइडली यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिसर्च में। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि हमने बात की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सी टेक्निक यूज़ करती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन का मतलब है वो जीन जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये हम जिस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसको हम कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, कि लेट सपोज जैसे कि इंसुलिन के केस में अगर हम हेल्दी पर्सन से लेंगे वो डोनर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, डिजायर्ड जीन, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं। अब सीजर का क्या काम है? सीजर हम कहते हैं कैंची को। सीजर का मतलब है वो क्या करती है, कपड़ा कट करती है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बायोलॉजिकल सीजर्स है, मतलब वो डीएनए को जो है कट करते हैं। ठीक है, आपके पास लाइक जैसे कि यहाँ पर ये डीएनए है,
ये डीएनए के स्ट्रैंड है 2, आपने यहाँ से कट लगाना है, इनको जो है एक की बजाय 2 में डिवाइड करना है। तो ये काम करेगी आपकी बायोलॉजिकल सीजर विच इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि कट्स लगाते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। आगे इनकी बहुत सी टाइप्स हैं एंड बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक कट्स लगाते हैं। डीएनए लाइगेज, अब डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। अब आप लोग खुद सोचें कि ग्लू का क्या काम है। ग्लू का जो है वो काम ये होता है कि वो किसी भी आपके पेज वगैरह को किसी चीज़ को जोड़ती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ग्लू है, इसका मतलब ये डीएनए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि ये डीएनए है, डीएनए के जो है 2, ये डीएनए यहाँ पर हमने 2 में डिवाइड कर दिया था बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो उसकी मदद से ये दोबारा से इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, अपने पसंद का जीन, और उसको कैरी करते हैं वेक्टर में, जिसमें कैरी करना ज़रूरी होता है, ये किसी और बैक्टीरिया से लिया गया होता है। तो इस तरह से पहले हम जो है कट्स लगाते हैं एंड देन हम उसको जो है इस तरह से कंबाइन करते हैं, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू की भी ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ वेक्टर? तो वेक्टर को आप सिंपली कह सकते हो कैरियर। ये जो है एक कैरियर होता है, मतलब कैरी करता है, ठीक है। कैरी किस चीज़ को करता है? ये कैरी करता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इट इज़ अ कैरियर। अब देखिए हमारा आ गया है जी वेक्टर क्या है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाना है कहाँ तक? हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाना है अपने होस्ट सेल तक, ठीक है, जिसमें जो है हम मतलब आगे फर्दर अपना प्रोसेस करेंगे। तो ये ऐसे नहीं जा सकते, इसके लिए एक कैरियर की ज़रूरत होती है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल ऐसे दूंगी, आपने लेट सपोज कहीं जाना है, किसी यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो आपके घर से दूर है, ठीक है, आप उसमें ऐसे नहीं जा सकते। आप अगर ऐसे जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, आप जो है किसी जो है कार वगैरह में जाएंगे। तो इसी तरह से ये कैरियर है, ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके कैरी करके अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाता है, तो ये जो है सेफली पहुंच जाए, जैसे कि आप सेफली पहुंच जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड जो है वो ज़्यादातर हम प्लाज्मिड को जो है उसमें बैक्टीरिया का जो है वो लेते हैं। वेक्टर जो है हम उसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। वेक्टर जो है वो कैरी करके ले जाता है। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है बेसिकली सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक तो होता है ना अपना डीएनए, जैसे कि हम में होता है, एक एक्स्ट्रा जो है सर्कुलर शेप का, इस तरह से सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया में, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर और भी बहुत से हो सकते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अलावा भी, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड, एंड ये सबसे बेस्ट माना जाता है। एंड में हमारे पास आ गया होस्ट सेल। अब होस्ट सेल ये है ना कि अब हमने डिसाइड जीन की भी बात कर ली, हमने वेक्टर की भी बात कर ली, अब हमने इसको लेकर जाना है किसी सिस्टम में कि जहाँ वहाँ पर जाकर इसकी रेप्लिकेशन वगैरह हो सके, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो वही है ना। तो उसको हम कहते हैं, जहाँ तक जिस सेल तक लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया होता है, एंड मोस्टली हम यहाँ पर ई कोलाई को यूज़ करते हैं एज अ होस्ट सेल। अब आ जाते हैं हम स्टेप्स की तरफ। आरडीटी के मेन बेसिक स्टेप कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा डिजायर्ड जीन वो जीन होगा जिससे जो है हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे या कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इंसुलिन जीन की। तो जी इंसुलिन जीन जो है ना, उसमें हमारा जो डिजायर्ड जीन होगा वो हम ह्यूमन से लेंगे, ठीक है, जिसका जो है इंसुलिन से ही वर्क करता हो। तो ये हमारा लेट सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कर सकते हैं या फिर इंसुलिन भी, जो कि हमने ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हम इस प्रोसेस में, इस स्टेप में करेंगे फर्स्ट सबसे पहले। अब दूसरा जो है यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ये है, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ये है कि देखिए अब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमने यहाँ पर ले लिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था इसको हम ऐसे ही नहीं ले जाते, इसके लिए हमें एक प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। प्लाज्मिड मस्ट होना चाहिए, हमने प्लाज्मिड में कैरी करके इसको ले जाना है। अब आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मिड तो ये टोटली सर्कुलर है और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसमें हम इसको कैसे कैरी कर सकते हैं, कहाँ इसकी जगह है? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरह से करके समझाती हूँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और वो स्पेसिफिक कट लगाएगा। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन
ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम ने लेट सपोज कट लगाया, यहाँ पर कुछ ऐसा कट लगाया और यहाँ पर भी, ठीक है। एक ही एंजाइम को यूज़ करेंगे तो एक ही साइज़ के कट लगाएगा। कट लगाने के बाद जो है ना ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट आ जाएगा और ये जो प्लाज्मिड है ये हमारे पास कुछ इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कट लग गया। तो यहाँ पर जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास प्लाज्मिड है और उसी के साइज़ का फ्रेगमेंट कट हो गया, जो कि यहाँ पर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देखें कितने अच्छे से जो है हमारे प्लाज्मिड ने, हमारे वेक्टर ने, जो कि हमारा वेक्टर है, उसने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए को कैरी कर दिया। अब हमारे पास ये देखें, ये एक डीएनए नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मिड का एक ही अपना डीएनए था ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही था। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लाज्मिड है एंड देन हमारे पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये अब सिंपल डीएनए नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ये है एक प्लाज्मिड जिसने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी किया है एंड प्लाज्मिड को हम वेक्टर भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ गया इंसर्शन इनटू प्लाज्मिड। आप लोग इस स्टेप को अलग से भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को चूंकि पहले ही सारा आइडिया दे दिया, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कवर करूंगी। ये हो गया आपका प्लाज्मिड जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था, और ये हो गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया इनटू आवर प्लाज्मिड। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है इसका है वो है ज्वाइनिंग विद डीएनए लिगेज। देखिए अब हमारे पास ये प्लाज्मिड भी आ गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट तो लगा दिए थे ना, और हमारे पास जो है ये प्लाज्मिड भी आ गया था और यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी आ गया था। लेकिन देखिए ये दो तो अलग अलग से है ना, ये भी प्लाज्मिड भी अलग था, ये भी अलग था, तो यहाँ पर गैप हो सकते हैं। तो उसके लिए आ गया डीएनए लिगेज एंजाइम। डीएनए लिगेज एंजाइम यहाँ पर ग्लू का काम करेगा और इनको अच्छे से फिक्स कर देगा। तो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे जैसे कि ग्लू से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग हो गई है इनकी एंड ये कंप्लीट एक ही जो है अब एज अ डीएनए एक्ट करेंगे। मतलब आप लोग इसको जस्ट इस तरह से भी कह सकते हो कि ये एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। अब हमने क्या करना है, अपना प्लाज्मिड जिसने डीएनए को कैरी किया हुआ है, ये हमारा प्लाज्मिड है और इसने हमारे डीएनए को कैरी किया है एंड ये प्रॉपर्ली डीएनए लिगेज के थ्रू सील भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको किसी होस्ट सेल में डालना है, क्योंकि होस्ट सेल में डाले बगैर तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं कर सकता ना, ये जस्ट प्लाज्मिड तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया था मोस्टली जो होस्ट सेल होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। तो इसको हम जो है बैक्टीरिया में इंटर करेंगे, जहाँ पर जाकर ये जो है रेप्लिकेट वगैरह कर सकेगा एंड हमें जो है इंसुलिन जीन की बहुत सी कॉपीज बनाकर दे सकता है, ठीक है। अब ये डीएनए होता है ना, और ये ई कोलाई है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज ई कोलाई हमारा, जो कि होस्ट सेल है, जो कि जिसमें सारा प्रोसेस होता है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं अपटेक ऑफ डीएनए। जो होस्ट सेल जो है इस डीएनए को लेगा, इसको हम कहेंगे डीएनए अपटेक, जो इसको लेगा। अब ये जो डीएनए अपटेक है इतनी इजीली नहीं होती प्रैक्टिकली, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब ये हो जाती है अपटेक तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसमें नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। अगर आप लोग जो है इसको डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं जो हूँ आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप लोग जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा एंड बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है सिलेक्शन का मतलब ये है ना कि जैसे देखिए मैं यहाँ से दोबारा से होस्ट सेल भी बना रही हूँ, अपना प्लाज्मिड भी बना रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी। अब जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर स्टेप में कहा कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, थ्योरेटिकली तो हमने कह दिया कि ये हो गया, इसने अपटेक कर लिया, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड इसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। अब हमारे पास तो हम किसी एक डीएनए को रिकॉम्बिनेंट नहीं बना रहे होते, बहुत से डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना रहे होते हैं, डीएनए माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो आखिर में हम करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो है वो प्लाज्मिड ने जो है वो हमारे इसने जो है डीएनए लिया भी है यानी अपटेक की भी है यानी इस बैक्टीरिया ने, ठीक है। हमारे पास बहुत से देखें, अब जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेट्री प्लेट है जो कि लेबोरेटरीज में अवेलेबल होती है, इस पर बहुत से ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इन सब बैक्टीरिया को जो है हमने जो है कोशिश की है कि सब रिकॉम्बिनेंट बन जाएं, तो ये माइक्रोस्कोपिक है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं है, तो वो इस वजह से कि प्लाज्मिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टी से पता चलता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है यानी, ठीक है। अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो तो वो सर्टेन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो किल नहीं होगा, ग्रो कर जाएगा, और अगर वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ना हो तो फिर किल हो जाएगा।
तो अगर आप लोग जो है प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को समझना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लाज्मिड पर और उसकी टाइप्स पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर उसको ज़रूर चेक करें, जहाँ पर आप लोगों को प्लाज्मिड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और आप लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। जिनको समझ आ गई है, आई एज्यूम कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो होते हैं उससे हमें पता चल जाता है नेक्स्ट के जो है कौन से बैक्टीरिया जो है उन्होंने लिए, कौन से नहीं। तो जब हम उसमें उसको ग्रो करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो है ग्रो कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते वो इस वजह से नहीं करते कि उनमें वो डीएनए आया ही नहीं था। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो है बैक्टीरिया ने जो है अपटेक की है डीएनए की, किसने नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होती है। अगेन मैं वो जो वही होस्ट सेल बैक्टीरिया का बनाऊंगी, उसके अंदर जो है मैं अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी इंसर्ट करूंगी। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, देखिए लेट सपोज हमने अब सिलेक्शन भी कर लिया, हमारे पास वो वाला बैक्टीरिया आ गया है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने से क्या होगा, हमारे पास बहुत से इस किस्म के बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया जिनमें हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जो है वो प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट जो है वो डीएनए आ जाएंगे। मीन्स के हमारे पास आ जाएंगे इंसुलिन जीन्स बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में, क्योंकि यू नो डैट कि जो बैक्टीरिया है वो 2n के हिसाब से जो है वो डिवीजन शो करते हैं एंड बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज आ सकती हैं। अच्छा, अगर इसमें हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है ना वो एक्टिव है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सारे प्रोसेस होंगे एंड प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होंगी। एंड ये जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं ना, इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, प्रोटीन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, इन सारे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी मैंने आप लोगों के लिए डिटेल से बनाई हुई है वीडियो, आप लोग वो भी जाकर चेक कर लें, मैं उनकी लिंक्स भी आप लोगों को दे दूंगी। स्टेप नंबर 8 हमारे पास आ गया प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग। प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि अब हमारे पास बहुत से बैक्टीरिया भी आ गए एंड वो जो है हमारे पास इंसुलिन जीन बहुत ह्यूज अमाउंट में आ गए, बट हम डायरेक्ट बैक्टीरिया को तो इंसर्ट नहीं करते ना किसी भी डायबिटिक पेशेंट में। हमने क्या करना है, अब इससे आइसोलेशन करनी है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को इससे आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन के बाद उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई का मतलब ये है हमें जस्ट इंसुलिन चाहिए, हमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए। एंड प्योरीफाई करने के बाद देन हम उसको यूज़ करेंगे एंड ये कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा लार्ज स्केल पर। तो अगर आप लोग कमर्शियली जो है इंसुलिन की अगर एग्जांपल अपने माइंड में रखें कमर्शियल प्रोडक्शन की, तो आप लोगों को ये प्रोसेस और भी ज़्यादा इजीली समझ आ सकता है। इसके अलावा आप लोग प्लाज्मिड की वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मस्त देखें। मैंने इस वीडियो को मैं इसलिए उनको नहीं डाला कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उससे आप लोगों को ये प्रोसेस ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस किस्म की और वीडियोज़ भी आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।